राइजिंग पाकिस्तान की आज की खुसूसी नशिस्त में वक्त यकीनन कम पड़ जाएगा, इसलिए कि आज की मेरी मेहमान इस कदर दिलचस्प अपनी ज़ाती कहानी लेकर आई हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जो काम कर रखा है लिटरेचर के हवाले से, अपनी पीएचडी के हवाले से और अपनी एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ के हवाले से, वो ऐसे लगता है 2-3 लोगों की कहानी है। डॉक्टर सादिया कमाल हमारी आज की मेहमान हैं। ख्वाजा गुलाम फरीद के काम के ऊपर इनका पीएचडी है। अहमदपुर शर्किया बहावलपुर से इनका ताल्लुक, इस वक्त ये सहाफ़त के शोबे से जुड़ी हैं। एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान के अंदर सराइकी के शोबे को हेड करती हैं। उसके अलावा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं नेशनल प्रेस क्लब। सराइकी ज़बान में जनाब ख़बरें भी इन्होंने रेडियो पाकिस्तान से पढ़ी, लेकिन जो ख़ास दिलचस्प इनका काम फेमिनिज़म के हवाले से है वो इनका एमफिल का मकाला के जिसमें इन्होंने सिंधी, पंजाबी और सराइकी ख़वातीन जो अदीब रही हैं उनका तकाबली जायज़ा। और अब सोचिए, ऐसे लग रहा है 2-3 लोगों का तारुफ है, लेकिन एक और दिलचस्प तारुफ ये है कि एक फ्यूडल बैकग्राउंड से एक तरह से चैलेंज के तौर पे अपनी तालीम को आगे लेके चली, और इनकी दादी की भी एक बड़ी मज़े की कहानी है। तो सोचे ज़रा तारुफ इतना तफसीली है तो गुफ्तगू कितनी पुरलुत्फ होगी। डॉक्टर सादिया, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। ये जो 3 लोग हैं जिनका भी मैंने तारुफ बयान किया, तो बाकी 2 किधर हैं? मतलब ये तो एक ही शख्स ने, बस एक ही ज़ात में आप समझ लें कि बहुत सारी कहानियाँ बहुत सारी कहानी है। अच्छा, भी सबसे पहले तो वो दादी वाली कहानी से मैं शुरू करना चाहूँगा। आप हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए और ये बताइए कि फिर वो सादिया और फिर कैसे सादिया एक पीएचडी स्कॉलर बनी और एक अब इस वक्त एक एक्टिव जर्नलिस्ट। और ये ज़रा कहानी को 2 मिनट के अंदर वो दादी से लेकिन शुरू करना है। वैसे ये मेरा इम्तिहान है कि 15 साल में जो जर्नलिज्म की है तो 2 मिनट में आप कैसे उस कहानी को बताते हैं। तो बुनियादी तौर पे ताल्लुक़ आपने बता दिया, अहमदपुर शर्किया से है। टोटली जो हमारा फ्यूडल सिस्टम था, हमारे यहाँ ख़वातीन की जॉब्स अभी भी नहीं है, बहुत कम ऐसी हैं जो मेरी कज़न जो हैं वो टीचर होंगी। तो मैंने भी जब एफ़ए तक, क्योंकि हमारा वहाँ पर एफ़ए तक ही था और बीए तक का सोच भी नहीं सकते थे, तो बीए का भी मैंने बहुत मुश्किल से, क्योंकि बहावलपुर का ट्रैवल 50 किलोमीटर बनता था। तो जब मैंने मास्टर किया तो मास्टर के लिए 2 दिन मुझे घर में भूखा रहना पड़ा। तो दादी अम्मा जो थी उन्होंने उस वक्त उठ के फ़ीस के पैसे दिए। मेरी अम्मी मेरी कहती थी कि नहीं, मेरी बेटी को जहाँ पे मर्द पढ़ रहे होंगे मैंने वहाँ नहीं पढ़ने देना। अच्छा, और बेटी कहती थी मैंने भूख हड़ताल करनी है, मैंने कर दी भूख हड़ताल तो कर दी। दादी उन्होंने कहा बच्ची मरमरा जाएगी इसको। हाँ, वो तो इमोशनली ब्लैकमेलिंग है ना, हमें पता था ना कि किस तरह से मानेंगी। तो बस वो तीसरा टाइम था, तो दादी अम्मा जो थी वो मान गई। और उसके बाद अम्मी और अब्बू प्रॉपर मेरे साथ जाते थे जब मैं वहाँ पढ़ने के लिए जाती थी। और उसके बाद जब विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में पढ़ाया तो तब भी अम्मा जाती थी किसी दिन, अब्बा। और वहाँ से जो मुझे, हालांकि आप टीचर थी उसमें। यस, और जब पैसे जो मिलते थे, हालांकि वो किराए में ही लग जाते थे, लेकिन वो दोनों इसलिए जाते थे कि हमारे यहाँ रिवाज नहीं था कि लड़की जो है वो अकेली जाए, और उस तरह ना उसकी उस तरह से ग्रूमिंग थी। और आप बिलीव करें तौसीक हैदर के हमारे यहाँ तो ये कतई मैं कभी ज़िंदगी में नहीं सोच सकती थी कि मैं इस तरह से पाकिस्तान के कैपिटल में जाऊँगी और मीडिया में और मेन स्ट्रीम में, नेवर, ये कभी ड्रीम भी नहीं कर सकती। और जो नेशनल प्रेस क्लब है उसकी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सेकंड टर्म आप इस वक्त कर रही हैं। हाँ जी। दादी ने फैसला किया, क्या इस फ्यूडल सारे सीन के अंदर क्या दादी इतनी एम्पावर्ड थी? क्या उनके पास पैसा बहुत था? उनकी बात में इतना वजन कैसे आ गया? एक्चुअली देखिए, फ्यूडलिज्म के साथ तो फौरी तौर पे हमारे ज़हन में आता है कि मर्द का माशरा, मर्द की ताकत, पैट्रियार्कल सोसाइटी, हाँ, पिदरशाही। तो ये फिर दादी कहाँ से बीच में इतनी एम्पावर हो गई? देखिए, दादी जो है वो इस तरह से एम्पावर हुई कि मेरे दादा ने दूसरी शादी कर ली थी। तो दादी अम्मा ने हम बच्चों को, हम 5 बहन भाई हैं, तो उन्होंने पाला। तो उनके जहेज से जो ज़मीन आई थी, तो वो क्योंकि घर में फैसला साजी में उनका था, फैसला साजी वो करती उनके नाम पे थी। जी, जायदाद उनकी थी, फैसला साजी उनके पास थी। तो इसीलिए, लेकिन ये है कि वो औलाद से, हमसे मोहब्बत बहुत रखती थी। मेरे अब्बा मरहूम जो थे वो एक ही बेटा थे उनके, तो वो फिर हमसे ज़्यादातर मोहब्बत रखती थी। तो उन्होंने उस मोहब्बत में वो चाहती थी कि इन बच्चों के जो लाड हैं वो माने जाएं। तो उन्होंने उस लाड के तौर पे, और मुझे लगता था, क्योंकि मुझे बचपन में मोहल्ले में एक टीचर ने अडॉप्ट किया था, वो स्कूल टीचर थी, तो मैंने उनसे थोड़ा सा, उन्होंने मुझे कुरान
पाक पढ़ाया तो 8 साल की उम्र में वो ही कुरान पाक का हदिया वगैरह देती थी। मस्जिद में मौलवी के पास में जाती थी तो वो हदिया वगैरह, तो वहाँ से थोड़ा सा वो टीचर्स के घर ले जाती थी। तो मेरे जहन में आया कि समथिंग डिफरेंट, मतलब मुझे इस जगह पे ऐसे नहीं रहना, मुझे आगे बढ़ना है। तो फिर बस उसके बाद एमए किया, एमए के बाद फिर मैंने दूसरा एमए किया, दूसरे एमए के बाद फिर मैंने तीसरे के भी पेपर अटेम्प्ट किए। फिर पहले उसके दो बाद एमए किस लैंग्वेज में मैंने मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज में मास्टर्स किया। फिर मैंने उसके बाद अपनी मदर टंग सराइकी में किया, और थर्ड मैंने पेपर अटेम्प्ट किए थे इस्लामिक स्टडीज़ के। और फिर एमफिल किया आपने? फिर ओपन यूनिवर्सिटी ने एमफिल शुरू किया था, तो पाकिस्तानी लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, बट स्पेशलाइजेशन इन सराइकी। और फिर उसका जो मौजू था मेरे एमफिल का, वो था सराइकी, पंजाबी और सिंधी अफसाना निगार ख़वातीन के मौजूआत का तकाबली मुताला। उसका अब वही बातें कहेंगी यार, ये मतलब 2 मिनट में इतना मैं पढ़ के इतनी औखी में एमफिल कीता, तो अब ये कह रहे हैं 2 मिनट में एमफिल का तकाबली जायजा। लेकिन एक जनरली क्या तकाबली जायजा सामने आया सिंधी, पंजाबी और सराइकी अफसाना निगार ख़वातीन? हाँ, वो मैं उस जायजे पे जाती हूँ 2 मिनट में। अभी पीछे वाला सफर थोड़ा सा रह गया। पिछले वाले 2 मिनट रहते हैं बिल्कुल वो रह गया, वो बात जी, जो है। जरूर। तो जब मैंने वहाँ मास्टर कर लिया और मैं यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे थी, तो तब ही रोही टीवी एक सराइकी चैनल स्टार्ट हुआ। तो मुझे अपनी लैंग्वेज की वजह से मैं चाहती थी कि मैं वहाँ आऊँ, काम करूँ, तो मुझे वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली। मैं वहाँ पे तो वो बहुत मुश्किल से आई। मेरे एक टीचर ने मेरी वालदा को मनाया कि आप अपनी टीवी पे आएगी। हाँ, दादी अम्मा के फौत होने के बाद, क्योंकि दादी अम्मा नहीं चाहती थी, वो कहती थी हमारी बेटियां नहीं इस तरह से हम कभी भी, मतलब वहाँ पे आप यकीन जानिए मैं अभी भी वहाँ जाके चादर ओढ़ती हूँ। ठीक है। जो हमारा वहाँ का कल्चर है तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं वहाँ पे चलती हूँ। चाहे मैं 15 साल से टीवी पे भी मेरा फेस नज़र आ रहा है, सारे लोग भी आपको जानते हैं कि ये कौन है, कौन गुजरे, मतलब सब पता होता है, लेकिन उसके बावजूद उस कल्चर के मुताबिक चलती हूँ। तो फिर जब यहाँ आ गई तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, क्योंकि मेरी वहाँ पे मेरी अम्मी को किसी ने मशवरा दिया बेटी को बीएड भी करवा दें, क्योंकि फिर सरकारी नौकरी हो जाएगी। तो मैंने बीएड भी कर लिया, सरकारी नौकरी भी मिल गई वहाँ। लेकिन उसको छोड़ के फिर मैं इधर आई जब, तो मैंने कहा कि अम्मी मुझे ना एमफिल के लिए बुक्स और चीज़ें नहीं मिलती। उस वक्त तो ये व्हाट्सएप, सोशल मीडिया इतना होता नहीं था, तो वो मैं वादा करके आई मैं वापस आ जाऊंगी। तो अम्मी ने कहा कि बेटी वापस आ जाएगी। तो इसलिए जब मैं इधर इस्लामाबाद में आई तो फिर यहाँ तो खैर और ही दुनिया थी, और ही चैलेंजेस थे। यहीं क्यों होके रहेंगी? हाँ, फिर इधर बहुत स्ट्रगलिंग देखनी, क्योंकि वहाँ एक पैम्पर लाइफ गुजारी थी। अम्मा जब देखती थी बेटी बस पढ़ रही हो, कहती थी ये बहु वड्डी गाल है, मेरी धी पढ़ती बैठी है को बस एक खड़ते बैठी रहे, रोटी पहुँचा दे, वहाँ एक एमए कर गई, ये भी सारे खानदान इतनी पढ़ी लिखी थी ये। तो यहाँ मेरे लिए फिर वो पैम्पर लाइफ मिलती थी कि खाने भी मिल रहे हैं और जनाब, और आप बैठ के सिर्फ पढ़ रही हैं। जी, यहाँ की जिंदगी की हकीकत जो है वो ऐसे बिल्कुल बहुत मुश्किल हुई। मुझे लगता था ये तो मैंने अपने साथ खुद कर ली। जो सैलरी मिली वो भी उसी के अकॉर्डिंग नहीं मिली जिस तरह से कहा गया था। फिर यहाँ पे आपकी एकोमोडेशन है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन है, आपका मतलब फूड है, वो तो हर चीज़ एक्सपेंसिव थी, और वो उस तरह से। तो कभी ऐसे सोचा कि बस छोड़ के भाग जाऊं, वो एग्जिट स्ट्रेटजी को क्विट कर जाऊं कि बस वापस जाती हूं, अम्मा के पराठे खाऊंगी? और तो सीख जी, आप एक बार की बात करते हैं, 2 साल पूरे गठड़ी बांधी रहती थी तो वो बहुत एक नया चैनल लॉन्च हो रहा था, और उसमें हमारे इलाके के लोग और फिर वो सारे वो चीज़ें, फिर एक लड़की मीडिया में आ जाए, मतलब इस तरह से। हमारे सराइकी में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ये नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ हम वैसे तो टीवी पे देखना पसंद करेंगे, खूबसूरती है और ख़वातीन को हमेशा एज एन ऑब्जेक्ट लेते हैं, लेकिन ये कभी बेयर नहीं करते हम कि वो जो है वो मतलब आपकी बेटी या इस तरह से वो टीवी पे नज़र आए। लेकिन मेरी वालदा ने, मेरे भाई ने, इन सब लोगों ने सपोर्ट किया मुझे। आते हैं आपके एमफिल के उस मकाले के ऊपर। हाँ जी। अब उसके बारे में ज़रा हमें थोड़ा सा बताइए। सिंधी, सराइकी और पंजाबी अफसाना निगार ख़वातीन का तकाबली जायज़ा, स्पेशल कॉन्टेक्स्ट टू विमेन, फेमिनिज्म एंड विमेन रिलेटेड, उसके बारे में ज़रा बताइए। अच्छा, मैंने ये तीनों लैंग्वेजेस का लिया था। डॉक्टर इनामुल हक जावेद हैं, तो वो मेरे सुपरवाइज़र थे, तो मेरे लिए ये प्रॉब्लम था, थैंक्स टू हिम, कि उन्होंने मुझे पंजाबी के सारे अफसाने जो थे, क्योंकि मुझे वो सारे पढ़ने थे। सराइकी के मैंने सारे पढ़े, जो ख़वातीन 5 थी सराइकी में। मुसरत क्लांचवी हमारी, जिनका पहला अफसानवी मजमूआ आया, उनका पहला था ऊंची धरती झिक्का आसमान, और फिर उनका आया थल मारूदा पेंडा।
अच्छा, अब मैं जो उनकी पहले की स्टोरी जो पढ़ रही हूँ, तो उसमें एक औरत जो है वो 4 दीवारी में कैद है और वो बाहर नहीं जा सकती। वो भी उस वक्त जो है एक ऐसी कैफियत में प्रेशराइज्ड है और मेल शोविनिज्म सोसाइटी है, पिदरसरी हमारा निज़ाम है, उसमें घुटी हुई है। जो उनका मैं आके 2006 में पढ़ती हूँ, उस वक्त एक जहरा जो है एक करैक्टर है, वो कंप्यूटर के आगे बैठी है, लेकिन वो भी उस वक्त उसी जहनी तनाव का और उसी वो जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जिसको हम बोलते हैं, वो भी उसी तशद्दुद का शिकार है। तो वो मेरे लिए बहुत वो था। फिर जब मैंने सिंधी के पढ़े, मतलब नूरुल हुदा शाह एक बड़ा नाम है, उनके अफसाने पढ़े। फिर जब मैंने पंजाबी के पढ़े, यकीन जानिए कई अफसाने तो ऐसे थे जो रुला देने वाले थे। मैंने उनकी तकसीम की कि किस तरह से उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में, किस तरह से समाजी में, नफ्सियाती में उसकी मैंने तकसीम की। तो मुझे ये लगा तीनों का अगर हम लैंडस्केप देखते हैं पंजाब का, मतलब इस पंजाब का और वादी सिंध का, तो वो लैंडस्केप तो हमें एक जैसा नज़र आता है। और ख़वातीन में वो जो पिदर शाही जो निज़ाम है वो भी तीनों में एक जैसा नज़र आया। लेकिन जो मैंने इसकी तौसीक वो निकाला, इसका जो महाकमा, जो इसका निचोड़ था, वो ये था कि हर औरत भी जालिम नहीं होती, इस तरह से हर मर्द जो है वो भी इस तरह से हाकिम नहीं होता कि जालिम हो हर मर्द। मतलब दोनों में जो मैंने चीज़ें देखी, क्योंकि मेरी उन अफसानों में अगर एक औरत थी, उसके साथ उसकी सोकन थी और उस पर जुल्म कर रही थी और सास थी जुल्म कर रही थी, तो मर्द एक टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा था। तो वो सारी चीज़ें मुझे ये थी कि मर्द जो है अगर वो औरत पे जुल्म कर रहा है माँ के कहने पे, सोकन के कहने पे, या बीवी या जो भी, तो वो इस तरह से जब कर रहा है तो क्या उसकी अपनी अकल, सोच, उसका अपना दिमाग भी तो है। तो मैंने उसका ये निकाला। कुछ अफसाने तो ऐसे भी थे, मतलब पंजाबी का एक अफसाना पढ़ा, तो उसमें जो एक करैक्टर था उसकी औलाद नहीं थी, तो उसके खामन जो है दूसरी शादी कर लेता है। वो फिर उसे जाके दाता दरबार पे, जो पहली बीवी है वो अब क्योंकि वो बांझ थी, उससे औलाद नहीं हुई, दूसरी से बच्चे हो गए, तो उसने कहा इसको घर से निकालो। अब वो बेचारी यतीम थी, तो वो उसको जाके दाता दरबार पे छोड़ाता है। और दाता दरबार पे जब वो उसे जाके कहता है कि मुझे पता है कि तेरा और कोई घर भी नहीं है, तुम इधर रहो, तो कभी कभी अब तुम आना नहीं हमारे पास, कभी कभी मेरा दिल होगा तो मैं आके तुमसे हो जाया करूँगा। तो वो मेरे दिल को बहुत मतलब उससे काट लगी कि मतलब औरत जो है, वैसे तो हमारे इस्लाम ने बहुत हकूक़ दिए हैं। हज़रत खतीजा पहली मालदार खातून, हज़रत आयशा जन्नत की सरदार, हज़रत फ़ातिमा, मतलब इतने औरतों को जो हकूक़ दिए गए, लेकिन इनफैक्ट जो हमारी सोसाइटी ने जो टैबूज़ बना के दिए हैं, उसमें हमें इस तरह से जो रगेदा जाता है ख़वातीन को, और जो हमारी सोच जो है वो पूरी की पूरी उन अफसानों में नज़र आ रही थी। डॉक्टर साहब, अभी हम एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन जाने से पहले क्योंकि इससे जुड़ा हुआ एक सवाल मेरे जहन में खटका है, क्या इस पूरे बेल्ट में, चाहे उर्दू ज़बान में, चाहे पंजाबी, सराइकी, सिंधी ज़बान में, औरत के हुकूक के लिए औरत ने ही लिखा? क्या कोई हमें मर्द कलम उठाता हुआ नजर आया है अफसाने की सूरत में जिसने फेमिनिज्म पे या औरत पे लिखा हो किसी भी ज़बान में? और उन्होंने इस पर ख़ास रिसर्च तो आपने नहीं की होगी, लेकिन जनरली क्या हमें मर्द लिखारी भी नज़र आते हैं जिन्होंने औरत की को ज़बान दी हो? जी बिल्कुल, मर्दों ने आवाज़ उठाई है, तवाना आवाज़ उठाई है। देखिए, जब मैंने इसको स्टडी किया तो पूरी वो जो अफसाने की तहरीक थी वो सारी पढ़ी, उर्दू का पढ़ा, कई हैं। आप मंटू के अफसाने देख लें, हालांकि वो जो मंटू का जो है वो हम कहते हैं कि नहीं, लेकिन इनफैक्ट वो वही कुछ दिखा रहा है जो सोसाइटी में नज़र आ रहा है। कृष्ण चंद्र है, आप देखें बड़ा नाम है, सजाद हैदर है, मतलब इस तरह से बड़े बड़े नाम थे जिन्होंने कलम उठाया और लिखा। इवन कि आप इसमें देख लें, हमारी सराइकी में मैंने ख्वाजा फरीद पे पीएचडी की है, ख्वाजा फरीद की जो शायरी है वो औरत को वहाँ पे मुखातिब कर रहा है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो हैं, उसकी शायरी देख लें, उसने सारी शायरी में जो है औरत जो है उसको किस तरह से पोर्ट्रे किया है। औरत को हमेशा मोहब्बत का एक पेकर, कुर्बानी का जज्बा, इसार का जज्बा बना के इस तरह से दिखाया गया है। तो हमारे मर्द ही तो हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई है, बहुत सारे मर्द हैं जो चाहते हैं औरतों के हकूक़ की, उसकी इक्वलिटी की बात करते हैं, हकूक़ निस्वा की बात करते हैं। क्योंकि आमतौर पर फेमिनिज्म को ये समझ लिया गया है कि बस औरत जो है वो औरत जो डंडा उठाएगी आगे चलेगी, नहीं, या ये औरत और मर्द का कोई मुकाबला हो रहा है। हाँ, एग्जैक्टली, हाँ। औरत बेहतर है कि मर्द बेहतर है? भाई ये मुकाबला नहीं है, मुकाबला नहीं है, हुकूक की बात हो रही है, इक्वालिटी की बात हो रही है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सादिया कमाल। एक बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू चल रही है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। डॉक्टर सादिया कमाल हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नेशनल प्रेस क्लब। उसके अलावा PhD का इनका जो काम है ख्वाजा गुलाम फरीद के हवाले से और ख़वातीन अफसाना निगारों के हवाले से इनका MPhil की स्टडी पंजाबी सराइकी और सिंधी अफसाना निगारों के हवाले से, और जनरली एक सराइकी फ्यूडल सदर्न पंजाब फ्यूडल बैकग्राउंड से निकल के इस वक्त एक्टिव जर्नलिज्म के अंदर हमें काम करती हुई नज़र आती हैं। ये जो हम लोग जनरली जब हम अपनी ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में बात करते हैं, और मैंने रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर से भी काम किया, मुल्तान से भी काम किया, बहुत साउथ पंजाब में, तो हम कहते हैं कि भाई जो बहावलपुर और मुल्तान की बेल्ट के जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं ना, ये फिर चाहे उर्दू बोलें, चाहे जिसका सराइकी बैकग्राउंड है ना, लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, वो एक ख़ास शीरीनी, एक ख़ास मिठास आ जाती है। ये वाकई ये बड़ी दुरुस्त बात। क्या आप लोग खुद भी फील करते हैं कि आप बड़े मीठे लोग हैं, या ये हम लोग ही आप लोगों को मीठा समझते हैं? नहीं, वैसे हम खुद भी फील करते हैं, होना भी चाहिए खुद को, लेकिन दूसरे जो हैं वो ज़्यादा बात ये करती हैं कि सराइकी ज़बान एक ऐसी ज़ुबान है जिसमें बहुत मिठास है इसके बोलने में। खैर, इसके तो वो बहुत, जिस तरह आपको पता होगा कि कुछ किलोमीटर के बाद डायलेक्ट चेंज हो जाता है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस तरह से। लेकिन हमारे अहमदपुर शर्किया की जो ज़ुबान है उसको हमारे राइटर हैं हफीज़ खान, वो कहते हैं लखनऊ की ये है, जिस तरह लखनऊ की उर्दू है इस तरह तो अहमदपुर शर्किया की सराइकी को वो दर्जा है जैसे उर्दू में लखनऊ को मकाम हासिल है, उसी तरह के लखनऊ की उर्दू, हाँ, तो उसी तरह से सराइकी। अच्छा, इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, इस वक्त क्या ख़वातीन जर्नलिस्ट यंग, चलें इसको यूँ रखते हैं कि एक यंग लड़कियां जो इस वक्त जर्नलिज्म में आ रही हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे एज एंकर्स बैठी हुई हैं, न्यूज़ कास्टर्स बैठी हुई हैं, या अखबारात के लिए रिपोर्टिंग, आपका ताल्लुक APP, क्या इक्वल प्लेइंग फील्ड इस वक्त लड़कियों को लड़कों के मुकाबले में है, या अभी भी ख़वातीन जो सहाफ़त में आ रही हैं उनको सिर्फ खातून होने की हैसियत से कुछ ख़ास चैलेंजेस हैं जिनका सामना है? थोड़ा सा तौसीक जी, इसकी मैं उसमें जाऊँ थोड़ा सा बैकग्राउंड में। आपने देखा कि पहले किस तरह से अखबारात होते थे, और 2000 के बाद जो चैनल्स का मशरूम आया है तो बहुत ज़्यादा मौक़े मिले हैं, और उन मौक़ों में से एक मैं भी बैठी हूँ जिसको एक सराइकी चैनल खुला, तो उसके सबब मैं एक विफाक में आई, वरना तो हमारे यहाँ कई लोग जो हैं इस्लामाबाद देखा ही नहीं और इस दुनिया से चले जाते हैं, और मैं वहाँ आके काम कर रही हूँ, तो वो भी एक मौका मिला है, और उसमें काफ़ी सारी ख़वातीन भी आई हैं। हमारे नेशनल प्रेस क्लब में भी इस वक्त मतलब जो मेंबर्स हैं सैकड़ों में हैं ख़वातीन, लेकिन हमारी ख़वातीन की उस तरह से विजिबिलिटी नहीं है जिस तरह विजिबल होना चाहिए। ख़वातीन के लिए अगर मसाइल और चैलेंजेस की बात की जाए तो वो शुरू से थे, अब भी हैं। मैं तो ये समझती हूँ अभी भी कि ख़ातून के लिए ख़ातून होना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे ही अब घर की दहलीज़ पार करते हैं तो बस उस वक्त से आपके ऊपर वो नज़रें और वो चीज़ें सब शुरू हो जाती हैं, तो वो बहुत मुश्किल होता है। मैं ये समझती हूँ इसमें पेरेंट्स का, टीचर्स का, उनका अहम रोल है कि बेटियों की आप तरबियत इस तरह से करें कि वो बाहर जाके आप उनकी ग्रूमिंग इस तरह से करें कि उनको इस तरह के मसाइल और परेशानियों का सामना ना हो। और बेटों की भी, और बेटों को तो ज़्यादा सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। ये आपने बहुत अच्छी बात की है, बेटों को ज़्यादा सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है कि आपके बेटे जब किसी की रिस्पेक्ट करेंगे, एहतराम करेंगे, तो वो चीज़ें आगे को चलेंगी। तो अब जो हम मीडिया में देख रहे हैं, ख़वातीन बहुत कम थी, लेकिन अब इन 20 सालों में बहुत आई हैं। और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद अब आपने देखा है कि सोशल मीडिया आ गया। अब तो कोई बात नहीं भी है तो आपने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लेना है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, और उस पर आप एक्टिव दिखाई देते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ख़वातीन मेहनत से अपनी जगह खुद बना लेती हैं। ये बात भी कई हद तक दुरुस्त है। कई ऐसी NGOs भी काम कर रही हैं जिन्होंने वुमेन राइट्स के ऊपर काम किया है, या मोर वुमेन इन मीडिया उसके ऊपर काम किया हुआ है, या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है, फेमिनिज्म क्या है, किस तरह से इक्वलिटी होनी चाहिए। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर वो सेंसिटाइज करती हैं, वर्कशॉप्स और काम कराती हैं। लेकिन इन फैक्ट ये है कि डिस्क्रिमिनेशन अभी तक है। हमारी सोसाइटी में औरत को अभी भी एज एन ऑब्जेक्ट देखा जाता है। उसे ये देखा जाता है पहले ये औरत है, ये ब्यूटी है। अरे बाबा, ब्यूटी के साथ साथ उसका दिमाग है, अक्ल है, सोच है, फिक्र है। वो सिर्फ एक जिस्म नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ इसी तरह से औरत को देखा जा रहा है, और ये है अभी भी प्रैक्टिकली हो रहा है। और पढ़े लिखे लोगों में भी ये चीज नजर आती है। ये एक सोच है, ये एक मेंटालिटी है। तालीम से
कोई ताल्लुक बिल्कुल नहीं, एक सोच है। मेरी दादी अम्मा, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, एक जमात भी पढ़ी हुई नहीं थी मेरी माँ, ना वो अपना नाम लिख सकती थी, ठीक है, लेकिन मेरी माँ ने ही मुझे इस्लामाबाद भेजा है। वो हालांकि मैं ये भी समझती हूँ, मेरी दादी अम्मा ने जब कुछ अच्छी चीज़ें रखी वो अपने पोतों की बीवियों के लिए रखी कि ये जो हैं बेटियां अगले घर को जाएंगी, पैट्रियार्की उनके दिमाग में भी थी। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मतलब हमें हमारे लाड और मोहब्बत में हमें पढ़ने को दिया। तो अब आप अपनी भाभीियों को अब ये कहती हैं कि वो अच्छी वाली चीजें तो दादी अम्मा ने तुम्हें देनी थी? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहती। मैं अपनी भाभियां जो है ना वो आपस में नहीं भी अच्छी होंगी तो मेरे साथ सब अच्छी हैं, क्योंकि मैं आपको जो मिला है ना जेवर, वो शायद बहुत कम बेटियों को मिलता है, जो आपको ये मौके मिले कि आपने माशाल्लाह पीएचडी की और मौके मिले नहीं है तौसीक जी, मैंने छीने हैं भूख हड़तालें करके। भूख हड़तालें तो पहले थी ना, हाँ। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। हमने भूख, फाके, गुर्बत और उसके अलावा मेल शोविनिज्म सोसाइटी में वो हैरासमेंट, चैलेंजेस कदम कदम पे, आपकी नौकरी नहीं है, आपके काम नहीं है। फिर फीमेल के बारे में भी होती है, ये भी है कि इस पे भी हमें काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि फीमेल जब की पोस्ट पे आ जाती हैं तो उनका बिहेवियर किस तरह होता है। मर्द तो फिर भी आपको स्पेस देता है, फीमेल जब की पोस्ट पे आती हैं क्या वो स्पेस देती हैं, नहीं देती। खैर ये एक अलग मौजूद है। लेकिन जो आप खवातीन की बात कर रहे हैं, तो अब खवातीन बहुत सारी हमारी आ गई हैं, लेकिन उन खवातीन को अपॉर्चुनिटी कितनी मिलती है? कदम कदम पे जिस तरह से वो हरासा होती हैं और वाकई होती हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है हमारे यहाँ कुछ भी हो, अगर उसे काम नहीं आएगा तो वो कहेंगे मर्द हिरासा कर रहा था, तो ये भी चीज़ ठीक नहीं है। और दूसरा, खातून होने की हैसियत से आप फ़ायदा उठाएं कि मैं कहूँ मैं खातून हूँ। जब मैं एक लीडर होने की बात करती हूँ, फीमेल जर्नलिस्ट होने की बात करती हूँ, तो जर्नलिज्म तो एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें 24 घंटे दुकान खुली है। तो मैं ये क्यों कहूँ कि इलेक्शन है या अब बजट था कल रात, मैं रात की ड्यूटी नहीं करती, नहीं, मैं ड्यूटी उसी तरह करूँ ना जिस तरह मर्द के बराबर। बाकी चीज़ों में मैं कहूँ ये लाइन लगी हुई है, इसमें मैं औरत हूँ, मुझे पहले वो कर दो। ये धूप है, उसमें धूप मुझे ना लगे। ये बारिश है, इसमें बाहर ना निकलूँ। अब दफ्तर में कोविड था, कोविड में ये ड्यूटी जो है ना वो औरतों को जो है ना वो थोड़ा सा वो कर दे, नहीं, इस तरह नहीं। फिर औरतों को भी ये चीज़ मानना है कि हम मर्द के बराबरी की जब बात कर रही हैं तो फिर हमने उनके बराबर ही काम करना है, डिलीवर करना है अपनी मेहनत से। डॉक्टर साहबा, कहानी को अगर रिवाइंड करें तो अपनी कहानी की कौन सी किस्त चेंज करना चाहेंगी? कौन सी किस्त चेंज करना चाहूंगी? कौन सा वाकया, कौन सा फैसला, अगर मौका मिले जिंदगी दोबारा से जीने का? मेरे ख्याल में शायद ही कोई ऐसा फैसला हो जो मैं चेंज करना चाहूँ। शायद प्रोफेशनल तो नहीं हो सकता, पर्सनली आप कह सकते हैं कि ज़िंदगी में निजी आपकी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो पैसेज ऑफ टाइम आपको लगता है, लेकिन प्रोफेशनली मैं नहीं समझती, क्योंकि मेरी कम्युनिटी मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती है। और दूसरी मर्तबा उन्होंने, क्योंकि मैंने इन 15 सालों में आप यकीन करें मैं उसी घर में रहती हूँ जिससे 11 साल पहले जिस घर में रहती थी। मेरे पास कोई इस तरह से आसाइशें और वो चीज़ें नहीं हैं जिस तरह से आप कहते हैं। मैंने कभी भी एज़ फीमेल होने का कोई एडवांटेज नहीं लिया और मैंने हमेशा काम और उस पर फोकस रखा है। मेरी अभी भी जो जॉब हुई है इसमें मैंने 2 दफ़ा इंटरव्यू और 2 दफ़ा टेस्ट दे के मैं आई हूँ। मैं किसी भी सिफारिश पे नहीं आई और ना ही मैंने कभी अपने लिए किसी भी काम की सिफारिश, हाँ, हमेशा हर जगह पे डट के लड़ी हूँ। और मेरी उस रिप्यूट और क्रेडिबिलिटी ही है जो मेरा एसिड है इस 15 सालों में, कि मेरी जो कम्युनिटी है मुझे, और ये पैसे से नहीं आता, हाँ, और ये खरीदा नहीं जा सकता। हाँ, ये क्रेडिबिलिटी का जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है ना, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, चाहे वो मैथमेटिक्स का प्रोफेसर है, चाहे वो जर्नलिस्ट है, क्रेडिबिलिटी जो है ना वो खरीद बड़ी मुश्किल बिल्कुल। लेकिन उसमें आपको सर्वाइव बहुत करना पड़ता है। आपके लिए आप अपनी जिंदगी किस तरह से कठिन और बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ती है बहुत चीजों पे। आप लोग तो आपको देख रहे होते हैं, मतलब प्रोग्राम देखेंगे, देखिए ये किस तरह से हैं और रोल मॉडल और पता नहीं क्या क्या समझ रहे होते, लेकिन आपने उसकी वो जिद्दोजहद, वो कोशिश, वो मुश्किलें, वो परेशानियां, वो चीज़ें भी आप देखें कि एक बंदा जो है उस स्टेप में आगे कैसे गया है। कई जगहों पे आपने भूखे रहना कबूल किया होगा, लेकिन एक चीज़ जो मुझे अपनी दादी से मिली वो थी विल डिटर्मिनेशन। मैंने अपनी विल डिटर्मिनेशन पे जो है ना वो नहीं किया। कहीं कहीं पे मुझे लगता है मैं बहुत ईगोइस्ट हूँ दादी की तरह। मतलब मैं कहूँगी कि मैं भूखा रहना पसंद करूँगी, ये मैं पैसा और ये चीज़ नहीं लूँगी, मुझे पता है। लेकिन ये अल्लाह मियाँ की मेहरबानी है कि अल्लाह मियाँ ने मुझे रिवॉर्ड दिया है, तो मेरे लिए वो ज़िंदगी में रिवॉर्ड बहुत है। मुझे इस चीज़ का नहीं है कि मैं 15 साल बाद भी शायद अपने उस फिनेंशियली उन चीज़ों को नहीं कर पाई, बल्कि पीछे चली गई हूँ। आने वाले 15 साल बाद क्या देखती हैं, कहाँ होंगी, क्या कर रही होंगी, क्या ड्रीम्स हैं?
क्या ख्वाब है? मैं ये समझती हूँ कि मैं चाहती हूँ मैं एक एज राइटर की तरह आगे आऊँ। ठीक है, मैं इस वक्त लीडर की उस पे हूँ, सोशल इश्यूज़ पे लिखती हूँ, बात उठाती हूँ, आवाज़ उठाती हूँ, बात करती हूँ, हर एक तरीके से अपने ट्विटर पे, उस पे कोई भी हो, मैं नहीं भी जानती लेकिन मैं उसकी वाक़े की तहकीक करके उस पे आवाज़ ज़रूर उठाती हूँ और मैं जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाती हूँ। 15 साल बाद क्या कर रही होंगी? 15 साल बाद मैं एज़ राइटर चाहती हूँ कि मैं एक एज़ राइटर इस सोसाइटी में जो टॉलरेंस है और जो हमारा एक डायलॉग ख़त्म हो गया है उसके लिए अहम रोल अदा कर सकूं, और उसके लिए कर भी रही हूँ। अपना थिंकर जर्नलिस्ट फोरम मैंने बनाया है जिस पे डायलॉग और इन चीज़ों का मैंने शुरू किया है। तो 15 साल बाद मैं यही देखती हूँ कि मैं ख़वातीन के लिए एक तवाना आवाज़ बन के खड़ी होंगी और अपने As a writer. सराइकी जी एज ए राइटर, और अपने सराइकियों के लिए जो हम समझते हैं कि हम पसमानदगी या जो भी समझ लें जो हमें हमारा हिस्सा या जो महरूमी है, तो मैं ये समझती हूँ कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं, और मैं ये समझती हूँ कि बहुत कुछ हो जाएगा। मैं इसके लिए होपफुल, और मैं ये समझती हूँ कि अगर आप ताकत रखते हैं, पहले मुझे होता था, मैं समझती थी कि किसी से लड़ने के लिए जब आप किसी बड़े माफिया से, बदमाश से लड़ रहे हैं तो फिर उससे बड़ा बदमाश और बड़ा माफिया बनना पड़ता है। लेकिन अब मैं ये समझती हूँ कि आपकी जो डिटर्मिनेशन है, जो आप में कुव्वत इरादी है, वो आपको आगे ले जाती है। तो डॉक्टर साहबा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का, बहुत लुत्फ आया आपको जान के, आपकी बातें सुन के। ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया, मेरे लिए बहुत ज़्यादा इज़्ज़त अफजाई की बात है कि मैं तौसीक हैदर के प्रोग्राम में आई हूँ। थैंक यू वेरी मच, आई एम ऑनर्ड। आपका बहुत शुक्रिया, आपने डॉक्टर सादिया कमाल की बातें सुनी। यस यस यस, बहुत इंस्पिरेशनल कहानी। हमारा फेसबुक पेज राइजिंग पाकिस्तान, उस पर जाइए और आज के इस इंटरव्यू के हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहें, अपनी कहानी शेयर करना चाहें, कोई सवाल उठाना चाहें, डॉक्टर साहबा से कुछ पूछना चाहें तो ज़रूर पूछिए, ये आपको फेसबुक पेज पे उसका जवाब भी देंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, ज़िंदगी रही, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।